नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हम विषय जो मुंबई महाराष्ट्र में एक ज्वलंत विषय बना हुआ है, उस विषय में हम चर्चा करेंगे, जहां पे लाखों की तादाद में झोपड़ी धारक परेशान हैं और उनके सामने प्रश्न ये है कि उन्होंने जो झोपड़ी एनेक्शन 2 होने के बाद, मतलब परिशिष्ट 2 बनने के बाद उन्होंने झोपड़ी खरीदी है और उनके नाम एनेक्शन 2 में समाविष्ट नहीं हो रहे, ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो उस विषय में लोग परेशान हैं। बहुत सारी कमेंट्स आते हैं और बहुत लोग फ़ोन करते हैं, इस विषय में बात करते हैं। मैंने उनको कहा कि भाई, इसके ऊपर अभी तक कोई प्राविधान नहीं है, कोई भी कानून नहीं बना है इस पर, और जब कानून बन जाएगा तो हमारा ये चैनल इस विषय में सबसे पहले आपको दिखाएगा और आपको अवगत कराएगा कि भाई उसमें क्या नियम दिए गए हैं। क्योंकि भाई वहाँ पे अगर कोई भी कानून बनता है तो वहाँ पे नियम लागू किए जाएंगे, तो उसमें क्या नियम है, इस विषय में जागो इंडिया जागो डिजिटल आपको समझाएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको एक एक चीज़ बताएगा कि भाई वहाँ पे आपको कैसे और क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल में बार बार हमने इस विषय पे चर्चा की और बार बार हमने सरकार के खिलाफ आक्षेप उठाया। हमने बार बार यहाँ के जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनके विषय में हमने बार बार आक्षेप उठाया कि भाई ये इस चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। और जागो इंडिया जागो का ये जो मोटिव था लोगों के प्रति, लोगों की सेवा के लिए, उस सेवा में थोड़ा सा एक कदम सरकार आगे बढ़ी है और उसमें मैं धन्यवाद दूंगा आशीष शेलार जी को कि उन्होंने जो झोपड़ी धारक हैं उनकी तकलीफ़ों के विषय में सोचा, समझा, और आगे आगे भी मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो जो प्रॉब्लम्स इस सारे में झोपड़ीदार धारकों को आ रही है, छोटी छोटी कठिनाइयाँ जो शायद सरकार की कमियों की वजह से है, तो उन चीज़ों पे भी ध्यान दें और इस चीज़ विषय को भी उठाएं, ताकि ये जो SR स्कीम एक मुंबई का सपना है, मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार का सपना है कि ये मुंबई को शंघाई बनाया जाए, उस सपने को भी कामयाब होता नजर आए और लोगों की परेशानियां भी कम हो जाए। तो इस विषय में हम आज बात करेंगे और मैं फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा हमारे विधायक और भाजपा के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार जी को कि उन्होंने लोगों की दर्द भरी दास्तां जो उनके दिमाग में, मतलब लोगों के दिमाग में एक दर्द भरा था, उस दर्द के विषय में अधिवेशन में उस मुद्दे को उठाया है और उस मुद्दे पे थोड़ी सी कामयाबी मिली है और इस विषय में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, मंगलवार को अधिवेशन में हमारे विधायक और मुंबई अध्यक्ष, भाजपा मुंबई अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी ने अधिवेशन में उन लोगों को अवगत कराया कि जो ये सारे स्कीम्स हैं आज 20-20, 25-25 साल से प्रलंबित पड़ी है, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इनकी जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को हमको देखना चाहिए। तो वहाँ सबसे बड़ा विषय बना कि झोपड़पट्टी में पुनर्वसन योजना के अंदर, झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंदर जो झोपड़ी धारक किसी कारणवश अपनी झोपड़ी बेच के चले जाते हैं और जो झोपड़ी धारक, जो नए परचेजर हैं, जो खरीदार हैं, अब उनके नाम तो एनेक्शन 2 में समाविष्ट करने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। अब वहाँ पे प्रॉब्लम्स निर्माण होता है कि क्या वो व्यक्ति जिन्होंने पूंजी लगा के एक रकम दे के उस झोपड़ी को खरीदा है, क्या वो बेघर हो जाएंगे? क्या उनके पैसे की कोई वैल्यू नहीं? क्या उनकी जो सपने हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं? तो इस विषय में आशीष शेलार जी ने बहुत ही अच्छा वक्तव्य किया। मैं दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ आशीष शेलार जी को कि गरीबों की,
दिल की बात आज तक पहुंची, क्योंकि हमने हमने इस चैनल में बताया था हमारे पास कितने ऐसे कमेंट्स आते हैं जो लोग कहते हैं कि सर हमें तो ऐसा लगता है कि हम आत्महत्या कर रहे हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये हमारे जो कमेंट्स हैं उस कमेंट्स में आप पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे कमेंट्स किया गया है, व्हाट्सएप पे कमेंट्स किया गया है, क्योंकि झोपड़ी धारकों के सामने प्रश्न ये होता है कि उनकी छत, आज मुंबई महानगरी में अगर लोगों के पास एक छत नहीं है तो उनका यहाँ पे रहना दुभर हो जाता है, क्योंकि मुंबई महानगर इतनी कॉस्टली है कि यहाँ पे परिवार को लेके रहना और अपना जीवन निर्वाह करना खाने का काम नहीं है। तो इस चीज़ में मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ आशीष सेलार जी को। और आशीष सेलार जी जो वक्तव्य किया है उस विषय में बात करते हैं कि आशीष सेलार जी ने वहाँ पे कहा, अधिवेशन को अवगत कराया, अधिवेशन में वहाँ पे लोगों को अवगत कराया कि भाई एनेक्शल 2 बनने के पहले झोपड़ी खरीदी बिक्री का प्रावधान है, उसमें जो व्यक्ति ने खरीदा है उसका 40,000 रुपया रेसिडेंशियल, 60,000 रुपया कॉमर्शियल भर के ट्रांसफर का नियम बना हुआ है, प्रावधान है। और योजना के पूर्ण हो जाने पे फ्लैट धारकों की भी खरीदी बिक्री के प्रावधान है, जो पहले 10 साल थे अब 5 साल हो गए, उसमें भी प्रावधान है। लेकिन एनेक्शल 2 आने के बाद और योजना पूर्ण होने के बीच का जो मध्यकालीन समय है, उस बीच में अगर कोई खरीदी बिक्री करता है तो उनका क्या, उनका क्या। और ये बहुत ही गंभीर सवाल आशीष सेलार जी ने उठाया है। और इससे वहां पे जो भी झोपड़ी धारक मुंबई या महाराष्ट्र में एसआरए में पीड़ित है, झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना में पीड़ित है, उनको थोड़ी सी राहत मिली है। एक मानो जीवन जीने के लिए एक रोशनी दिखाई दी है कि ये यदि ये चीज होती है, इस चीज में अगर सरकार ने इस चीजों में कोई नियम लाती है और एक प्रावधान बनाती है कि भाई इनके ट्रांसफर कैसे करें, तो लोगों की उम्मीद जगेगी, लोगों की उम्मीद जगेगी। वो फिर से उनके अंदर वही ऊर्जा समाहित होगी जो निराशा उनके मन में छाई हुई है। आज मैं उस चीजों से फेस करता हूं। मुझे पता है, अभी आज भी सुबह मुझे फोन आए थे, आज भी सुबह मुझे फोन आया था कि सर हमारे यहाँ पे मैंने झोपड़ी बाद में खरीदा है और मेरा नाम वहाँ पे समाविष्ट है, बिल्डर बोलता है घर तोड़ दीजिए, तो सर मेरा क्या होगा। तो मैंने उनको बताया कि भाई अधिवेशन में ये मुद्दा उठा है और मुझे ये लगता है कि शायद जल्द से जल्द इस बहुत बड़ी जो समस्या मुंबई करों के मतलब झोपड़ी धारकों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, स्लम के अंदर में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंदर में एक बहुत बड़ा मतलब मैं उस चीज को वक्तव्य नहीं कर पा रहा हूं कि एक इतनी बड़ी जो लोगों की तकलीफें हैं, उस तकलीफ के बारे में अगर सरकार ने कोई सल्यूशन ढूंढा, उनके प्रश्नों का जवाब दिया और उनके सपनों के मकानों के बीच में आने वाले अवरोध को अगर सरकार ने खत्म कर दिया, तो भाई उनके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। और इस विषय में अतुल सावे जी ने आश्वासन दिया है कि इस अधिवेशन काल के अंदर ही हम उच्च स्तरीय बैठक के अंदर में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे और इस पर निर्णय लेंगे, ये आश्वासन दिया गया है। और उस जो भी अधिवेशन थे उसमें इस विषय पे अतुल भातखलकर, विधायक अतुल भातखलकर जी, अमित साटम जी, योगेश सागर जी, तमिल सेल्वन जी, राम कदम जी ने भाग लिया और विधानसभा को अवगत कराया कि भाई ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और जिसके कारण
इस सारे से लोग नाराज हैं और वहां पे जो प्रोजेक्ट है वो प्रलंबित होते जा रहे हैं। अब आइए दोस्तों इसकी गहराई में चलते हैं, इसकी गहराई में चलते हैं। अब गहराई ये है कि आज जिस क्षेत्र में सर्वे हो गया, पहले नियम क्या था कि परिशिष्ट 2 बनने के पहले यदि आपने घर खरीद लिया है तो आपका नाम ट्रांसफर हो जाएगा। अब 2015 में एक जीआर आता है जिससे बायोमेट्रिक करने के लिए एक जीआर निकाला जाता है कि जितने भी मुंबई की झोपड़पट्टी है, जहां जहां एलओआई नहीं दी गई, जहां एनेक्सल 2 नहीं बना, उस एरिया का सर्वे किया जाए। अब प्रॉब्लम दोस्तों वहीं से शुरुआत हुई, मेन तकलीफ वहीं से शुरुआत हुई है। अब इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में 2015 में सर्वे कर लिए, लेकिन आज तक, अभी भी पिछले 2 साल तक वहां पे कोई भी एनेक्सल 2 नहीं बने, कोई भी एसआरए नहीं आए। अब वहां प्रॉब्लम क्या निर्माण हो रहा है, तकलीफ क्या निर्माण हो रही है कि भाई जब वहां पे कोई डेवलपर्स आता है तो वो पुराने जो सर्वे किए गए हैं उस सर्वे के आधार पे परिशिष्ट 2 का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जो खरीदी बिक्री हुई है, उसमें बहुत सारे कारण आते हैं और सरकार को इस चीज पे समझना चाहिए। लेकिन अब सरकार इस चीज में थोड़ा सा कदम उठा रही है और मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार से जितना जल्दी हो सके इस चीज का जीओ लाया जाए, गवर्नमेंट ऑर्डर्स लाया जाए, जीआर निकाला जाए, ताकि जिन लोगों के नाम एनेक्सल 2 में ट्रांसफर नहीं है उनको ट्रांसफर किया जाए और उनके जो भी मिनिमम चार्जेस है वो चार्जेस को रखा जाए। अब देखिए यहाँ पे प्रावधान क्या है कि जो व्यक्ति एनेक्सल 2 के पहले खरीदता है और उसके नाम ट्रांसफर करके 40,000 है और कॉमर्शियल के 60,000 है, तो मेरा मत ये है कि भाई देखिए ये जो लोग हैं ये झोपड़पट्टी के लोग हैं। अब इनके ऊपर आप ज़्यादा अगर ट्रांसफर चार्ज लगाएंगे तकलीफ होगी, तो इसकी कैटेगरी रख दीजिए कि भाई यहाँ भी जो ट्रांसफर हो रहे हैं उसके 60,000 रुपये आप रख दीजिए। जो कॉमर्शियल का है एनेक्सल 2 के पहले का वही चार्ज आप रख दीजिए, क्योंकि देखिए ये सरकार को सोचना होगा कि ये गरीब झोपड़पट्टी वासी हैं, इनके पास 50-60,000 रुपये भी बड़ी मुश्किल से जमा होते हैं, इनका कोई बैंक बैलेंस नहीं होता है कि भाई सरकार ने आदेश दिए बैंक से निकाले भर दिए। यहाँ पे रोज कुआं खोदा जाता है, रोज पानी पिया जाता है, ये परिस्थिति में लोग रहते हैं, फिर भी सरकार से शिकायत नहीं करते, सरकार से खुश रहते हैं। ये चाहते हैं कि सरकार से भी इनकी जो मूलभूत सुविधाएं वो उपलब्ध कराए। अगर उन चीजों में कोई भी कताई होती है तब वो नाराज होते हैं। तो ये नाराजगी बहुत दिनों से थी और इस विषय पे 97 से आज तक कोई भी इस विषय में कोई भी चर्चा नहीं हुई। एक बार चर्चा हुई थी 2019 में, जो जितेंद्र आव्हाड साहब थे, उस समय चर्चा हुई, लेकिन वो चर्चा फिर से भूमिगत हो गई, फिर से 2019 से आज तक भूमिगत रही। तो अब ये जो माजरा, ये जो चर्चा हुई है, ये जो विषय चला है, तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि चर्चा के विषय को अमल में लाया जाए और उन झोपड़ी धारकों को राहत दिया जाए जिन्होंने एनेक्सल 2 के बाद झोपड़ी खरीदी है, ताकि उन्हें भी, उनके परिवार को एक छत अधिकृत तौर पर मिल सके, क्योंकि उन लोगों ने वापिस। अब दोस्तों प्रॉब्लम्स क्या हो रही थी, अब सर्वे आपके हो जा रहे 4-5 साल 10 साल पहले और एनेक्सल 2 बन रहे बाद में, तो इसमें तो तकलीफ 100% निश्चित ही है। इसमें भी प्रावधान लाना चाहिए। सर्वे से मत जोड़िए, आप एनेक्सल 2 से जोड़िए। कहीं कहीं मैं आपको बता दूं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं
जहां पे एनेक्शल 2 बने हुए हैं 10-20 साल हो गए, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे नीलबट्टा सन्नाटा है। रिसेंट में एलओआई आ रही 15-15, 20-20 साल के बाद, मतलब एक जनरेशन के बाद इनकी स्कीम को इम्प्लीमेंट हो रही है, एक जनरेशन के पहले एनेक्शल 2 बना हुआ है। तो मुझे बताइए, एक जनरेशन के अंदर बदलाव नहीं होंगे क्या? बदलाव नहीं हुए होंगे क्या? इस चीज को आप बताइए। 100% बदलाव हुए। कई झोपड़ी धारक जो ओरिजिनल थे उनकी मृत्यु भी हुई होगी। कई झोपड़ी धारक बेच के भी गए होंगे। अब जो नए झोपड़ी धारक आए हैं, अब कुछ जो झोपड़ी धारक जिनका देहांत हुआ है तो उनके वारिसदार का नाम ट्रांसफर करना है। तो इन चीजों में लोगों को ना बिना मतलब का समय और पैसा बर्बाद करना पड़ता है। तो इन चीजों पे भी सरकार को सोचना चाहिए कि भाई अगर 20-20 साल पहले एनेक्शल 2 बना है तो उस एनेक्शल 2 को आप कैंसिल मत कीजिए सर। मैं ये नहीं कहता हूं कि कैंसिल कर दीजिए, रीवेरीफाई करिए, रीवेरीफाई पुनर्पड़ताल कीजिए, ताकि वहां पे जिन लोगों के साथ ये चीज हुई है उनका नाम उसमें समाविष्ट हो और उसके बाद एक अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। और इस विषय में किसी को भी कोई भी नाराजगी नहीं होगी, ना सरकार से होगी, ना एसआरए से होगी, ना डेवलपर से होगी। लोग सुरक्षा चाहते हैं, लोग अपने घरों की सुरक्षा चाहते हैं। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप सुरक्षा के अलावा, अपने घरों की सुरक्षा के अलावा और कोई आपके मन में कोई उद्देश्य है एसआरए के अंदर में? आप प्रोटेक्ट होना चाहते हैं कि भैया मेरी झोपड़ी पात्र हो गई है, अब मैं निश्चिंत हूं, मुझे आज नहीं तो कल मुझे घर मिलेगा, वो भी अधिकृत घर मिलेगा सरकार की तरफ से, क्योंकि एसआरए में बिल्डर्स घर नहीं देते। सरकारी योजना है, सरकार आपको रूम घर प्रोवाइड करती है। तो ये जो चीजें हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज को मानते हैं कि इस विषय में जल्द से जल्द नियम आना चाहिए और लोगों के जो भी प्रश्न है उसका उत्तर मिलना चाहिए और लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स का निराकरण होना चाहिए और उनके नाम ट्रांसफर होना चाहिए और एक अल्पमत फीस रखा जाए। आज ये हमारा जो चैनल है जागो इंडिया जागो, ये बार बार इस चीज को झकझोर रहा था कि भाई 19 के बाद क्यों नहीं, 19 के बाद क्यों नहीं। और हमने ये बात भी कहा था कि इलेक्शन आने के पहले हो सकता है इस चीज पे कोई न कोई नियम बने। तो अगर ये चीज हमारे विधायक जी और सरकार मिलके इस चीज पे एक ऑर्डर पास कराते हैं तो आप मान लीजिए मुंबई में लाखों लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लाखों लोगों के घरों के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे सर, घरों के प्रॉब्लम। क्योंकि झोपड़ी खरीदी गई, कोई फ्री में नहीं दिया है, उनके पैसे, उनकी पूंजियां लगी है। अब एक झोपड़ी चाहे वो 18 लाख की हो, 20 लाख की हो, 50 लाख की हो, उसको खरीदी करने समय वो आदमी पैसे कहाँ से लाए, कर्जे लिए, क्या किए, वो व्यक्ति ही जानता है। क्योंकि झोपड़ों की खरीदी बिक्री में कोई सरकारी बैंक से लोन तो नहीं मिलता या प्राइवेट बैंक लोन तो देता नहीं है। इन्हें वहाँ पे कहीं न कहीं से अपने घर के दागिने गिरवी रखने पड़ते हैं, कहीं से उधारी लेना पड़ता है, यार दोस्तों से, परिवार से, तब ये घर खरीदा जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति झोपड़पट्टी में ऐसे नहीं है कि जिनके पास करोड़ रुपए बैंक में पड़े हैं। ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपके पास करोड़ रुपए पड़े हैं तो आप फ्लैट लेने की सोचेंगे, झोपड़पट्टी लेने की नहीं सोचेंगे। झोपड़पट्टी में लोग मजबूरी में रहते हैं। हर व्यक्ति का सपना होता है अच्छा आवास, अच्छा निवास होना। तो क्या झोपड़पट्टी वाले नहीं चाहते? चाहते हैं, लेकिन उनके सामने फिर एक समस्या, फिर एक समस्या और फिर समस्या। तो मैं आज आशीष शेलार जी से निवेदन करता हूं कि सर आपने ये मुद्दा उठाया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं और मेरा और भी आपसे विनती निवेदन है
कि ये मतदार यादी के नाम पे जो लोगों को अपात्र किया जा रहा है, उस विषय में भी विधानसभा में आवाज उठाए और उस चीज का निराकरण करे कि मैं मतदान यादी में झोपड़ा क्रमांक डाला कब गया है। अगर ये झोपड़ा क्रमांक 50 साल पहले डाले गए हैं तो आज उस चीज पे उस झोपड़ा क्रमांक के ऊपर अनेक झोपड़ों को अपात्र क्यों किया जा रहा है। तो आशीष सिलर जी, मेरा रिक्वेस्ट है, ये एक विषय है और दूसरा विषय है सर्वे पावती। सर्वे पावती लोगों के पास ओरिजिनल्स है, डिपार्टमेंट कहता है हमारे पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसका कारण क्या? इसका कारण क्या? तो इस चीज में भी सर, अगर आपने ये दोनों मुद्दा क्लियर किया तो समझ जाइए झोपड़ी धारकों के जो भी प्रॉब्लम इस सारे में पात्रता के विषय में वो ना के बराबर हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे। तो इस विषय में थोड़ी आवाज उठाइए। और हमारे दर्शक तो कहते हैं कि सर आप चैनल के थ्रू माध्यम से ये बोलिए कि सरकार इस चीज को 2015 तक लागू करे, 2011 क्यों? क्योंकि 2011 के बाद भी कई झोपड़े उनकी बिक्री हुई है, झोपड़े खरीदी बिक्री हुई है और उनके डॉक्यूमेंट 2011-12 के हैं। और सर, मैं निवेदन करूंगा अतुल सावे जी से, आशीष सिलर जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री से और भी जितने विधायक हैं, माननीय विधायक, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय में भी थोड़ा सा आपको सर्वे करने की जरूरत है। अगर आपने थोड़ा सा इस विषय पे अगर लक्ष्य दिया तो आपको समझ में आएगा कि मालाड से लेकर दहिसर तक बहुत सारी ऐसी चालियों का निर्माण हुआ जो 2010-11 के बाद हुआ है सर। 2010-11 के बाद हुआ है। तो ये जो लोग ये जो कमेंट्स करते हैं तो सर ये बेबुनियादी नहीं है, बेबुनियादी नहीं है। क्योंकि वहां पे गलती किया है नगर पालिका ने, वहां पे गलती की है सरकार ने कि सरकार के अधिकारी उन चीजों पे नियंत्रण नहीं कर सके। अब जिन्होंने सेल परचेस किए हैं वो भी तो मुंबई का है, उन्होंने अपनी पूंजी लगाई है। तो इस विषय में भी ध्यान दिया जाए कि हो सके तो ये जो क्राइटेरिया 2011 दिया है इसको 1/1/2015 किया जाए, लेकिन ऐसे ही नहीं, सर्वे करके। सर मैं आपको बताता हूँ, आप मालाड से दहिसर तक का सर्वे करवा लीजिए, आपको कितने लोग, आपको लाखों की तादाद में चालियों की चाली मिलेगी जो 2011 के बाद बनी है सर, 2011 के बाद बनी है। तो उन लोगों का भी जो भी प्रश्न है उसका भी सल्यूशन आपको ही ढूंढना है। तो अब मैं मेरे दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि ये जो क्राइटेरिया 1/1/2011 दी गई है इसको बढ़ा के 1/1/2015 की जाए? कितने लोग सहमत हैं कमेंट में बताएं। और कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये जो खरीदी बिक्री का जीआर है, एनेक्शन 2 के बाद की खरीदी बिक्री का जीआर, वो तुरंत से तुरंत लागू हो। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं अंत में फिर से एक बार हमारे विधायक आशीष सिलर जी, अतुल सावे जी, महाराष्ट्र सरकार और उनके विधायक जितने भी सदस्य, सबका आभार प्रकट करता हूं हमारे इन झोपड़पट्टी वासियों की तरफ से कि हमारे जो भी प्रॉब्लम थे उस विषय में आपने एक अहम मुद्दा उठाया है और उस मुद्दे को, जो भी प्रॉब्लम्स उसके अंदर है, लोगों की प्रॉब्लम्स है, उस पर एक ऑर्डर निकाल के उनके सपनों को साकार कीजिए, यही आपसे विनती है। और मेरी जो भी समस्या है, लोगों की समस्या, मेरी नहीं, लोगों की जो समस्या है वो समस्या मैंने आपको बताया, उस पर भी थोड़ा सा विधानसभा में उस चीज को भी अवगत कराइए कि लोगों को ये भी तकलीफें बहुत हो रही थी, इसका भी निराकरण किया जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए जागो इंडिया जागो डिजिटल के साथ। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पे। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।